जहां पर आज हमारी बात होने वाली है फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर। जैसे कि हम हर सोमवार को एक फ़ंड मैनेजर से आपको मिलाते हैं और आज हमारा फोकस है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पर, जहां पर हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से जो है फ्लेक्सी कैप फंड की रणनीति जो है वो बनाई जाती है और किस तरह के रिटर्न्स जो हैं आपको मिलते हैं इस पूरी कैटेगरी में। और आज हमारी बात होने वाली है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर इक्विटी मीनाक्षी डावर से, जो बताएंगी कि उनके फ्लेक्सी कैप फंड में उन्होंने किस तरह की रणनीति जो है वो बना रखी है और किस तरह से फ़ंड भी परफॉर्म कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीनाक्षी हमारी इस खास पेशकश में। और सवालों का सिलसिला हम शुरू करें। चलिए, उससे पहले जो है हम ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से फ्लेक्सी कैप फंड्स जो हैं वो काम करते हैं और किस तरह से इन फंड्स को आपको देखना चाहिए। निवेशक के तौर पर अगर हम देखें तो कैसे इनमें कामकाज होता है, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ये फंड्स जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और एक फ्लेक्सी कैप फंड होने के साथ साथ क्या आपको अलग अलग तरह के फंड्स भी क्या पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। और अगर हम देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड में एक लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है और स्मॉल कैप भी होता है। और ये क्लियरली एक फ़ंड मैनेजर के ऊपर निर्भर होता है कि वो किस तरह से जो है इनमें अपने आप को बदलते रहे या अपने आप इनमें जो है वो रणनीति बनाते रहें। इन सब पर हमारा फोकस होगा। लेकिन चलिए मीनाक्षी, आप हमें ये बताएं कि जो करंट पोर्टफोलियो है आपका, हम निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहे हैं, आपका जो करंट पोर्टफोलियो मिक्स है उसमें एक्सपोजर किस तरह से आपने बना रखा है, किन किन सेक्टर्स को अगर हम देखें, क्योंकि लार्ज मिड और स्मॉल कैप तीनों में जो है आप रणनीति बना सकती हैं, उनमें आप एक्सपोजर रख सकती हैं। फिलहाल मौजूदा समय में आपका एक्सपोजर कैसा है? थैंक यू वेरी मच कविता। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास जो है वो ये है कि हम अक्रॉस मार्केट कैप प्ले कर सकते हैं। तो अनलाइक अदर कैटेगरी, यहाँ पे हमारे पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कॉम्पोजिशन डिसाइड कर सकते हैं और व्यू ले सकते हैं कि हमें कहाँ पर किस तरीके की कंपनी को किस मार्केट कैप के थ्रू प्ले करना है। तो जब हम इस फंड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक एंकर हमारे दिमाग में रहता है कि इंडिया में कुछ कंपनीज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो कि हमेशा बेटर रहता है कि आप लार्ज कैप के थ्रू प्ले करें, और कुछ सेक्टर्स और कंपनीज जो इवॉल्विंग कंपनीज हैं, इवॉल्विंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ है, वहां पे आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप एक्सपोजर ले सकते हैं। तो हमारा इस फंड में हमेशा से ये रहा है कि हम वो डाइवर्सिफिकेशन रखें और इनफ नंबर ऑफ कंपनीज रखें जो कि लार्ज कैप यूनिवर्स से हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स से हैं। और आपका दूसरा सवाल इन टर्म्स ऑफ कौन से सेक्टर्स और कौन सी कंपनीज जहां पे हम अभी करंटली ओवरवेट हैं, जहां हमें अच्छा लग रहा है, ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है। तो एक सेक्टर है वो जो है कि डोमेस्टिक सिक्लिकल्स। तो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में आपका आ जाता है एनी कंपनीज विच आर मोर इंक्लाइन टू डोमेस्टिक केपेक्स साइकिल। जैसा कि हम देख रहे हैं आफ्टर रीजनेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया में अब डोमेस्टिक केपेक्स बेटर है वर्सेस लास्ट 10 ईयर साइकिल्स। अगर आप कंपनीज का ऑर्डर बुक देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्डर बुक देखिए, वो सब रीजनेबल है और अच्छा है। तो वहां पे हम काफी कॉन्फिडेंट हैं। और दूसरा, अगर आप हाउस होल्ड केपेक्स देखिए, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो हाउस होल्ड केपेक्स में मेजर कंपोनेंट जो होता है वो रियल एस्टेट साइकिल है। तो इंडिया में रियल एस्टेट साइकिल कोविड के बाद काफी अच्छा कर रहा है और उस सेक्टर में काफी कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो चाहे वो डेवलपर्स हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज हो, ये सब कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और यहाँ पे हमें अच्छा आउटलुक लिख रहा है ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू ऑल्सो। कमिंग टू कंज्यूमर, जो कि एक लार्ज बड़ा सेक्टर है इंडिया के लिए और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में भी पार्टिसिपेट करना। वहां पे भी हम
ने निशेस आइडेंटिफाई किए हैं, निश सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर इंडिया, क्योंकि डेमोग्राफिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वहां पे हमारे पास रीजनेबल लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ है बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन, बिकॉज पर कैपिटा जीडीपी गोइंग अप। तो वहां पे हमने बहुत कंपनी स्पेसिफिक कॉल्स लिया है एंड हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं जो कि इन्वेस्टर के लिए फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑलवेज रिमेन्स रेलेवेंट। चलिए मीनाक्षी आपसे ये समझना है, क्योंकि हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपको तीनों मार्केट कैप में पोजीशन मिलाने का मौका मिलता है। अब ऐसे में बहुत सारे फ्लेक्सी कैप होते हैं जो कि लार्ज कैप ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि उनमें लार्ज कैप का वेटेज एक्सपोजर ज़्यादा होता है। ये बताएं कि आपका जो फंड है उसका झुकाव किस तरफ है? क्या आप एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप हैं? क्या बाज़ार में बदलाव के अनुसार आप जो है अपने एक्सपोजर को बदलते रहते हैं और उसके मुताबिक जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है उसका वेटेज बदलता रहता है, यानी आप कभी कभी लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप से निकल करके आप मिड कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप भी हो जाते हैं? कैसे इस बात का आप ख्याल रखती हैं? कविता, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है ये कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का होल एडवांटेज ही यही है कि आप वो कॉल ले सकते हैं। तो हमारे फंड में भी अगर आप देखेंगे हमने बहुत रीजनेबल अमाउंट ऑफ वेट रखा है और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में। तो हमारा अगर आप अभी का नंबर देखेंगे तो क्लोज टू 35-40% वेट हमारा मिड कैप्स और स्मॉल कैप कंपनीज में रहेगा। जहां तक आपकी बात है कि वो हम एडजस्ट करेंगे रेगुलर बेसिस पे, डेफिनेटली हम वो लोग एडजस्ट करेंगे। तो हम बहुत सारी चीजें इनपुट में देखते हैं कि देखिए लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप कंपनीज का साइकिल होता है, राइट। मार्केट में भी कभी ऐसा होता है कि लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म करते हैं स्मॉल कैप्स मिड कैप्स को, जब वैल्यूएशन आर्बिट्राजेस आ जाते हैं दोनों तरीके की कंपनीज में। तो हम भी वो रीएडजस्टमेंट्स करेंगे अपने पोर्टफोलियो में जब हमें दिखेगा कि वैल्यूएशन गैप्स है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं, रनवे ऑफ ग्रोथ कैसा है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग कैसा है, ब्रेड्थ कैसा है मार्केट्स का, सेंटिमेंट्स कैसे हैं। तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स को ध्यान रखते हुए हम वो सब चीजें अपने पोर्टफोलियो में एट अ रेगुलर इंटरवल रीएडजस्ट करते रहते हैं और वही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि वो हम कंटिन्यूअसली करते रहें। अब मीनाक्षी, अब बहुत ज़रूरी होगा ये देखना, क्योंकि नतीजों का एक माहौल बना हुआ है और ऐसे में तमाम कंपनियों के नतीजे भी आ रहे हैं। ये बताएं हमें कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कंपनियां हैं जिनके नतीजों पर आपकी नज़र है, और तिमाही नतीजों की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन कौन सी सेक्टर्स के कमेंट्री पर आपका फोकस है, जिसके बिना पर, जिसके बलबूते पर आप आने वाली तिमाहियों में कोई रणनीति बनाना चाहेंगे? कविता, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट पिछले 2-3 साल से आफ्टर कोविड बहुत ही अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कि ब्रेथ अर्निंग्स का बहुत अच्छा हुआ है। जो सेक्टर्स पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, वहां से भी पार्टिसिपेशन आया है। विद इन सेक्टर ऑल्सो लॉट ऑफ कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। तो लास्ट 2-3 साल हमारे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। अब क्या है, ये बिकॉज ऑफ जो भी चीजें हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबली, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिकली, ये वाला जो क्वार्टर है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ना कि सिर्फ कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स क्या होंगे, बट ऑल्सो कि आउटलुक क्या होगा यहाँ से। तो हमारे लिए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेड्थ ऑफ अर्निंग हमने देखा है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, क्या वो सब कमेंट्री, क्या वो सब कॉन्फिडेंस गोइंग फॉरवर्ड भी कंपनीज में है या नहीं। तो लाइक बहुत सारे ट्रेंड रिवर्सल्स भी हो सकते हैं यहाँ इस क्वार्टर से, जैसे कि इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो कि बड़ा रीजन था अर्निंग मार्जिन्स कम होने का बहुत सारी कंपनीज में, वो यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड रिवर्स हो सकता है। ग्लोबली चीजें बहुत वॉलेटाइल हैं, तो कंपनीज ने जो लास्ट 2 साल में 3 साल में किया, गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा ट्रेंड इस क्वार्टर के बाद डिफरेंट हो सकता है। तो वो हमें यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को रीएडजस्ट करके रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा।
मीनाक्षी ये बताएं कि फ़िलहाल अगर स्मॉल कैप मिड कैप की हम सूरत हाल समझना चाहें आपसे, तो किस तरह से चाल आगे और सुधरती हुई दिखाई दे रही है? फ़िलहाल तो हम देख रहे हैं कि इनमें एक डाउन टर्न फ़िलहाल दिखाई दे रहा है, जो एक शायद चिंता का विषय भी हो सकता है तमाम निवेशकों के, जो इस कैटेगरी को लेकर काफ़ी बुलिश रहते हैं। हालांकि मिड और स्मॉल कैप की बात करें तो बिकॉज ये इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और इतने वॉलेटाइल होते हैं ख़ासतौर से, तो इसीलिए आपका नज़रिया बड़ा होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ कुछ स्पेसेस हैं जहां पर अभी भी आप मुनाफे के बेट लगा सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में शायद ऐसा समय आए जब मिड कैप स्मॉल कैप आपको लार्ज कैप से ज़्यादा कमाई करके दे सकते हैं, या सिनेरियो फ़िलहाल जो दिखाई दे रहा है वो इसके बिल्कुल विपरीत है? मीनाक्षी। देखिए कविता, जो मैंने पहले भी बोला था कि लार्ज कैप्स और मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स का भी अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें साइकिल्स होता है, राइट? जब भी मार्केट ब्रॉड बेस्ड रही है, जब भी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स इंप्रूव हुआ है मार्केट में, हमने देखा है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप कंपनीज आउट परफॉर्म करने लगती हैं। बट फिर उसके बाद कुछ कुछ कंपनीज में, कुछ कुछ सेक्टर्स में एक पॉइंट आने लगता है जब जो उनका वैल्यूएशन होता है वो बहुत आगे निकल जाता है कंपेयर टू व्हाट जो वो डिजर्विंगली होता है, या जो उनका लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। तो ये जो रीएडजस्टमेंट्स होती हैं ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं रेगुलर इन्वेस्टर के लिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इस फंड में, पर्टिकुलरली फ्लेक्सी कैप फंड में, द एडवांटेज जो इन्वेस्टर के पास है वो यही है कि हम जो है, हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम क्लोजली ट्रैक करते हैं, जो हमें ये अर्ली साइंस देते हैं कि कहाँ पर बलून इज गेटिंग क्रिएटेड एंड थिंग्स कैन रिवर्स। तो वो सब कॉल्स हम इस सेक्टर में, इस फंड में स्पेसिफिकली टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि लार्ज कैप्स और मिड कैप, स्मॉल कैप, डेफिनेटली लार्ज कैप फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव, वॉलेटिलिटी पर्सपेक्टिव, थोड़े कम वॉलेटाइल होते हैं, बिकॉज ये जो कंपनीज होती हैं ये एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, सेक्टर लीडर होती हैं, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग होती है। तो उनके बैंड्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा, वैल्यूएशन बैंड्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं। बट अगर आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप का देखिए, वो बैंड में भी बहुत ज्यादा हो सकता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इस फंड में आपको वो अच्छा मिक्स मिल जाता है, ताकि जो जहां पे वो फंड मैनेजर कॉल ले सकता है कि आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो बेटर हो वर्सेस अदर कैटेगरी। मीनाक्षी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, ये बताएं क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो बाज़ार है वो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक नतीजों का भी हम सीज़न देख रहे हैं। लेकिन अब फ़िलहाल अगर मैं कंपनियां जो चल रही हैं बाज़ार में, आपने सेक्टर्स बताए शुरुआत में, लेकिन उसके अलावा जो आप पिक कर रही हैं वो क्या ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल की अगर मैं बात करूँ, ग्रोथ ओरिएंटेड होगा या वैल्यू ओरिएंटेड होगा? देखिए अभी तक ला कोविड के बाद, इनफैक्ट के थोड़े समय बाद तक, हमने वो देखा कि वैल्यू कंपनीज बेटर करने लगी कंपेयर टू देयर ग्रोथ काउंटरपार्ट्स। अब उसके दो तीन रीजंस थे। एक जो इम्पोर्टेंट रीजन था वो ये था कि ब्रॉड बेसिंग ऑफ अर्निंग हो रहा था मार्केट में। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हिस्टोरिकली एसोसिएटेड हैं टू द वैल्यू थीम। जैसे आप ले लीजिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मेटल कंपनीज, केपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज। वहां पर बहुत लंबे समय के बाद हमने ग्रोथ देखा, और उनका जो ग्रोथ था वो नैरो होने लगा था कंपेयर टू द हिस्टोरिकल जो ग्रोथ काउंटर पार्ट्स हैं। तो क्योंकि वैल्यूएशन, एंट्री पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन लो था, जो कि अर्निंग डिलीवरी था, ग्रोथ डिलीवरी था, वो नैरो हो रहा था। तो ये सब कंपनीज बहुत अच्छा कर रही थी। फिर उसके बाद हमने थीम देखा कि क्या हुआ, यील्ड्स ग्लोबली बढ़ने लगे, और जब भी यील्ड बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन इक्विटीज अच्छा करने लगती हैं कंपेयर टू लॉन्ग ड्यूरेशन इक्विटी। लॉन्ग ड्यूरेशन इक्विटीज आर यूजुअली, जो हम इजी लैंग्वेज में बोलते हैं, ग्रोथ
वर्सेस शॉर्ट ड्यूरेशन जो होता है वो वैल्यू। तो वो बिकॉज यील्ड बढ़ रहा था, अर्निंग डिलीवरी अच्छा था, इन कंपनीज का कैश फ्लो जनरेशन भी अच्छा था, तो इन सब कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया। बट इंक्रीमेंटली अगर आप यहाँ से अभी देखें तो क्या हो रहा है कि आपका जो यील्ड आउटलुक है फ्रॉम हियर ऑन, यू विल से कि वो अब यहाँ से रिवर्स होने लगेगा। तो जो वो पीक प्रेशर था ग्रोथ कंपनीज पे, वो आई थिंक वो फेस अब खत्म हो चुका है। एंड यहाँ से अब बहुत बॉटम्स अप होगा। जिस कंपनी में अर्निंग डिलीवरी आएगा वो कंपनीज यहाँ से अच्छा करेंगी। तो rather than putting them in a bucket कि ये ग्रोथ कंपनी है, वैल्यू कंपनी है, गोइंग फॉरवर्ड जो भी ग्रोथ डिफरेंशियल्स कंपनीज होंगी जो अच्छा करेंगी, वहां पे मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा पोलराइज्ड हो सकता है यहाँ से। मीनाक्षी, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से अपने फ्लेक्सी कैप फंड पे चर्चा की और बताया निवेशकों को कि आपका नज़रिया क्या है इस पूरे फंड को लेकर, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।